हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पिछले वीडियो तक हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकेंड चैप्टर विच इज़ मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। ठीक है, कि कौन कौन से हम मेथड्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के हम गोल्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्टेप्स पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है हम अपनी साइंटिफिक रिसर्च जो है वो कंडक्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम नेचर पढ़ेंगे किसका, साइकोलॉजिकल डेटा का। डेटा क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, और कुछ ऐसे मेथड साइकोलॉजी के जिससे हमको रिसर्च में हेल्प होती है, जिससे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ उसके मेथड्स हैं। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे हमारे एनालिसिस ऑफ डेटा, कि किस तरह से हम अपना डेटा एनालाइज कर सकते हैं। और इसके दो प्रकार है, दो मेथड्स है, क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड। फिर लास्ट में हम लिमिटेशंस कवर करेंगे। देन हम हमारी एथिकल इश्यूज जो होती है साइकोलॉजी के अंदर वो हम पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इधर है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, कि गोल्स क्या होते हैं। तो इधर कुछ बताए हुए हैं, लाइक एनी साइंटिफिक रिसर्च साइकोलॉजिकल इंक्वायरी हैज़ द फॉलोइंग गोल। अब कौन कौन से गोल्स हैं, डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल of behavior and application of knowledge so generated in an objective manner. Let us try to understand the meaning of these terms. अब हम इन टर्म्स की जो मीनिंग है वो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? In a psychological study, we attempt to describe a behavior or a phenomenon as accurately as possible. This helps in distinguishing a particular behavior from other behaviors. For example, the researcher may be interested in observing study habits among स्टूडेंट्स। तो अब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, किसी भी साइकोलॉजिकल स्टडी में हम किसी भी बिहेवियर को डिस्क्राइब करने की या फिर एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करते हैं, या फिर किसी बिहेवियर हो गया या फिर किसी फेनोमेनन, किसी भी प्रोसेस को हम बहुत एक्यूरेटली, जितना एक्यूरेटली हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं हम उतने एक्यूरेटली हम उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये दिस हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर फ्रॉम द अदर बिहेवियर। अब ये क्या हमको हेल्प करेगा, किसमें, हम किसी बिहेवियर को समझ रहे हैं, उसको हम डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। तो हमको ये किस में हेल्प कर रहा है, ये दूसरे बिहेवियर के साथ इसकी डिस्टिंग्विशिंग करने में, दोनों को आपस में वो हमारी हेल्प करता है। बिहेवियर है तो उसको दूसरे बिहेवियर के साथ हम डिफरेंस उन दोनों का हम दिखा पा रहे हैं, या फिर कोई फिनोमेनन हो गया, कोई प्रोसेस हो गया, तो हमें उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, किस तरह से वो एक दूसरे से डिस्टिंग्विशिंग कर रहे हैं, किस तरह से डिफरेंट है, वो हमें समझ आ रहा है, तो हम डिस्क्रिप्शन दे पा रहे हैं। जैसे इधर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि द रिसर्चर मे बी इंटरेस्टेड इन ऑब्जर्विंग स्टडी हैबिट्स अमंग स्टूडेंट्स। अब इधर डिस्क्रिप्शन में हम इधर क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन किसका दे रहे हैं हम, स्टडी हैबिट्स का। किसके अमंग, स्टूडेंट्स के अमंग। तो हम स्टूडेंट्स के अमंग क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनके स्टडी हैबिट्स, ताकि हम हर बच्चे का जो है स्टडी हैबिट पढ़ पाए, किस तरह से वो एक दूसरे से डिफरेंट है वो पढ़ पाए। ठीक है, स्टडी हैबिट्स may consist of diverse range of behaviors such as attending all your classes regularly, submitting assignments on time, planning your study schedule, studying according to the set schedule, revising your work on a daily basis etc. तो ये सारे कई तरीके के बिहेवियर्स है जो एक स्टूडेंट दिखाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये अंतर होता है। जैसे कोई बच्चा है जो असाइनमेंट्स टाइम में सबमिट कर देता है, लेकिन कोई है जो नहीं करता, लेकिन कोई है जो अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ता है, उसके प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ता है, तो दूसरा नहीं पढ़ता। तो ये डिफरेंसेस आ जाती है बिहेवियर में एक स्टूडेंट के अंदर। किसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो स्टडी हैबिट्स के अकॉर्डिंग। विद इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी देयर मे बी फर्दर मिनट डिस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पे फर्दर मिनट, विद इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी देयर मे बी फर्दर मिनट डिस्क्रिप्शंस। द रिसर्चर नीड्स टू डिस्क्राइब हिज और हर मीनिंग ऑफ स्टडी हैबिट्स। द डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्स रिकॉर्डिंग ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर विच हेल्प्स इन इट्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो अब एक रिसर्चर है जो स्टडी हैबिट्स के बारे में पढ़ रहा है स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो सबसे पहले उसको अपना द रिसर्चर नीड्स टू डिस्क्राइब हिज और हर मीनिंग ऑफ स्टडी हैबिट्स, कि वो खुद जो रिसर्चर है वो क्या समझता है, उसके अपने क्या थॉट्स है इसको लेके, पहले उसको वो समझना होगा। क्योंकि डिस्क्रिप्शन जो है
किसी भी चीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन हमें पता लगती है कब, जब हमें किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमें उसके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है, प्रॉपर जो है इन्फॉर्मेशन होती है। उसी की मदद से हम किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। कोई भी स्टडी के अंदर कोई भी स्टडी तुम कर रहे हो तो तुम्हें पहले ये जानकारी होनी चाहिए तो तुम्हें स्टडी करनी क्या है, किस बेसिस पे करनी है, क्या क्या सैम्पल होंगे तुम्हारे, क्या डेटा होगा, क्या कन्फ्यूजन होगा, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि तुम अपनी स्टडी जो है वो अच्छे से कर पाओ। तो इधर क्या लिखा है, रिसर्चर नीड्स टू डिस्क्राइब हिज और हर मीनिंग ऑफ स्टडी हैबिट्स, मतलब रिसर्चर को खुद को इनका पता होना चाहिए स्टडी हैबिट्स के बारे में उसको, ताकि वो स्टडी कर पाए। क्योंकि डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्स रिकॉर्डिंग ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर विच हेल्प्स इन इट्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो हमें रिकॉर्डिंग रखनी होगी किसी भी प्रॉपर बिहेवियर के अकॉर्डिंग की रिकॉर्डिंग हमें रखनी होगी ताकि हम उसको अच्छे से समझ पाएँ। ये था हमारा डिस्क्रिप्शन विच इज़ आवर फर्स्ट गोल ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। सेकंड हमारा आ जाता है प्रेडिक्शन। अब हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, तो प्रेडिक्शन क्या होता है? प्रेडिक्शन सबसे पहली बात तो ये हमारा सेकेंड गोल है। ठीक है, किसी भी बिहेवियर या किसी भी फिनोमेनन की हम जो प्रेडिक्शन करते हैं वो हमारा सेकेंड गोल ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखा है, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द बिहेवियर एक्यूरेटली यू कम टू नो द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर विद अदर टाइप्स ऑफ बिहेवियर, इवेंट्स और फिनोमेना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट स्टेप था डिस्क्रिप्शन देना, डिस्क्राइब करना, समझना। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट गोल जो है उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, मतलब हम किसी भी बिहेवियर या किसी भी फिनोमेनन को अच्छे से समझ पा रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर पा रहे हैं एक्यूरेटली, उसके बाद हमें समझ आता है या हमें पता चलता है रिलेशनशिप किसी एक बिहेवियर का अदर टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स के साथ या फिर अदर टाइप्स ऑफ इवेंट्स या फिर फिनोमेनन के साथ, यही था। ठीक है, उसके बाद हमें रिलेशनशिप समझ आता है, एक बिहेवियर का दूसरे बिहेवियर के साथ कैसा कनेक्शन है, कैसा रिलेशनशिप है, ये हमें समझ आता है। यू कैन देन forecast that under certain conditions this particular behavior may occur within a certain margin of error. For example, on the basis of study, a researcher is able to establish a positive relationship between the amount of study time and achievement in different subjects. Later, if you come to know that a particular child devotes more time for study, you can predict that the child is likely to get good marks in the examination. अब जैसे जब ये हमको क्लियर हो गया, रिलेशनशिप हमें थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है, पता चलता है, उसके बाद क्या होता है, हमारे में ऐसी एबिलिटी आ जाती है कि हम किसी भी वी कैन फोरकास्ट दैट अंडर सर्टेन कंडीशंस दिस पर्टिकुलर बिहेवियर में अकर विद इन अ सर्टेन मार्जिन ऑफ एरर। ठीक है, जैसे अब इस लाइन का मतलब क्या है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, अब कोई भी स्टडी हम मान लेते हैं, ठीक है, या अभी हमने जो स्टडी हैबिट्स का देखा था उसका ले ले, तो इधर क्या बोल रहा है, रिसर्चर इज एबल टू एस्टैब्लिश अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम एंड अचीवमेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अगर जो रिसर्चर था वो एस्टैब्लिश कर पाया एक पॉजिटिव रिलेशनशिप, किस के बीच में रिलेशनशिप, यहाँ पे क्या चीज़ है हमारे पास, अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम और अचीवमेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इन दोनों के बीच अगर हम रिलेशनशिप समझ पाए, एस्टैब्लिश कर पाए, तो लेटरली हमें किस बारे में पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर चाइल्ड कितना टाइम दे रहा है अपनी स्टडी को। ठीक है, अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम, अचीवमेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो इस हिसाब से हम ये पता लगा पाएंगे, हमको ये पता चलेगा कि चाइल्ड जो है वो कितना टाइम स्टडी पे दे रहा है। उससे हम क्या प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि वो बच्चा गुड मार्क्स ला पाएगा अपने एग्जामिनेशन में, हाँ या नहीं, वो हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं। ठीक है, prediction becomes more accurate with the increase in the number of persons observed. तो जो prediction है उसकी accuracy कैसे बढ़ती है, जब number of persons जिनको हम observe करते हैं, जो observe किए गए, वो अगर वो ज़्यादा है तो हमारी accuracy भी ज़्यादा होती है। तो ये था हमारा सेकेंड गोल विच इज़ प्रेडिक्शन। अब हम आते हैं हमारे थर्ड गोल पे, जो है एक्सप्लेनेशन। The third goal of psychological inquiry is to know the causal factors or determinants of behavior. ठीक है, कि अब इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे कौन कौन से कैजुअल फैक्टर्स है या डिटर्मिनेशंस है जिसकी वजह से किसी बिहेवियर को या कोई फिनोमेनन हो रहा है। साइकोलॉजिस्ट आर प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन नोइंग द फैक्टर्स दैट मेक बिहेवियर अकर। अब जो साइकोलॉजिस्ट थे और वो किस में इंटरेस्टेड थे, नोइंग द फैक्टर्स दैट मेक बिहेवियर अकर। वो ऐसे फैक्टर्स को पता लगाने में इंटरेस्टेड थे जो किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर का
कारण बनता है। जैसे किसी भी ह्यूमन को कोई भी फैक्टर के इन्फ्लुएंस की वजह से उसने इस तरीके से बिहेव किया, ठीक है, तो उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ने का जो इंटरेस्ट था वो साइकोलॉजिस्ट में आया, ठीक है। ऑल्सो व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच अ पर्टिकुलर बिहेवियर डज नॉट अकर। अब कौन से ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंडर में कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर है जो अकर नहीं होता। पहले जो बिहेव जिस तरह से वो करते थे वो पढ़ते थे, उसके साथ साथ ये भी, ठीक है। जैसे वो लोग पढ़ते थे कि व्हाट मेक्स सम चिल्ड्रन मोर अटेंटिव इन क्लास, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो को थोड़े बच्चों में ज़्यादा इंटरेस्ट या जो वो ज़्यादा अटेंटिव होते हैं क्लास में, उसकी वजह से किन फैक्टर्स की वजह से वो अटेंटिव होते हैं। या कुछ बच्चे जो है वो बहुत ही केयरलेस है या लेस टाइम देते हैं स्टडीज़ को, तो कौन से फैक्टर्स जो है वो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये चीज़ें करने में, ठीक है। दस दिस गोल is concerned with identifying the determinants or antecedent conditions, that is conditions that led to the particular behavior of the or the behavior being studied, so that cause effect relationship between two variables object or event could be established। तो इस गोल में क्या होता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं किनको, डिटर्मिनेंट्स को या फिर एंटीसीडेंट कंडीशंस को। एंटीसीडेंट कंडीशंस मतलब ये वो कंडीशन है जिसकी वजह से कोई बिहेवियर का हुआ, किसी बिहेवियर का कुछ होना, ठीक है। मतलब जैसे कोई ऐसी कंडीशन थी जिसके अंडर में किसी इंडिविजुअल ने जैसे हम बोलते हैं इस तरीके से बिहेव किया, तो वो किस कंडीशन में उसने बिहेव किया, एंटीसीडेंट कंडीशन में, ठीक है। या फिर कुछ फैक्टर्स की वजह से उसने ऐसे बिहेव किया तो उनको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो इनको आइडेंटिफाई करते हैं और इसको पढ़ते समय उनको किस बारे में, किसके रिलेशनशिप के बारे में वो पढ़ते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल ऑब्जेक्ट और इवेंट कुड बी एस्टैब्लिश, जिसकी वजह से कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप भी इधर इस्टेब्लिश हो सकता है, ठीक है। ये था हमारा थर्ड मतलब गोल। उसके बाद हमारा आ जाता है फोर्थ गोल, जिसमें आ जाता है कंट्रोल। If you are able to explain why a particular behavior occurs, you can control that behavior by making changes in its antecedent condition। अब जैसे कोई बिहेवियर या कोई फिनोमिनन हो रहा है, ठीक है, तुमको समझ आ गया और तुम एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि वो बिहेवियर या वो फिनोमिनन किस वजह से हो रहा है, तो तुम क्या कंट्रोल कर पाओगे उस बिहेवियर को बाय मेकिंग चेंजेस। किसको चेंज करके, एंटीसीडेंट कंडीशंस को चेंज करके। अब जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ जिस वजह से तुम ये जो कंट्रोल वाला गोल है और एक्सप्लेनेशन वाला गोल है इसको तुम समझ पाओ। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, बहुत तेज़ गर्मी है और वो जो वार्म वेदर है वो उसकी कंडीशन है, जिस कंडीशन में वो है, उसको बहुत पसीने आ रहे हैं, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ये सब उसकी कंडीशन है। वो इस कंडीशन में किस तरह से बिहेव कर रहा है, एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है, ठीक है, चिड़चिड़ा सा हो गया वो। तो अब अगर तुम्हें समझ आ गया वो कि क्यों बिहेव कर रहा है भाई, वो इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है बहुत हाई है उसके इन्वायरमेंट का, उस वजह से उसको बहुत चिढ़ हो रही है, इस वजह से शायद तुम्हें अगर ये समझ आ गया अच्छा वो इस वजह से बिहेव कर रहा है ऐसे, तो तुम कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे, चेंज करोगे किसको, उसके एंटीसीडेंट कंडीशन को। इसका एंटीसीडेंट कंडीशन क्या है, उसका वार्म वेदर, वो जिसके बीच में वो है अभी, तो तुम क्या कोशिश करोगे या तुम कैसे चेंज करोगे उसके एंटीसीडेंट कंडीशन को, तुम उसको किसी कोल्ड प्लेस में ले जाओगे, किसी कोई कोल्ड कमरे में या कोल्ड किसी मतलब कोई भी ऐसी प्लेस में ले जाओगे जहाँ पे वार्म वेदर नहीं है, तो उसकी जो बिहेवियर है उसमें चेंज आएगा। तो ये मैंने सिंपल सा तुम्हें समझाने के लिए बताया है। तो कंट्रोल में ये होता है, कंट्रोल रेफर्स टू 3 थिंग्स। तो इसमें अब 3 चीज़ें आ जाती है, मेकिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर हैपन, रिड्यूसिंग इट और एनहेंसिंग इट। अब हम इसमें 3 चीज़ें आ जाती है कंट्रोल में, या तो हम उस बिहेवियर को होने दें, मतलब मेकिंग अ बिहेवियर हैपन, उसको होने दे, या तो उसको रिड्यूस करे या उसको और बढ़ाए। ये 2-3 चीज़ें आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन अलाउ द नंबर ऑफ आवर्स डिवोटेड टू स्टडी टू बी द सेम, और यू कैन रिड्यूस दैम और देयर मे बी एन इंक्रीज इन द स्टडी आवर्स। तो ये था एग्जाम्पल, या तो तुम उन बच्चों को जितने आवर्स वो पढ़ रहे हैं उतने में छोड़ दो, या फिर उनकी जो आवर्स थी, उनकी जो स्टडीज़ की जो आवर्स थी उनको बढ़ा दो, या फिर तुम ये कर सकते हो उनको रिड्यूस कर सकते हो। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कंट्रोल में, ये 3 चीज़ें होती हैं। इन 3 चीज़ों का मतलब होता है कंट्रोल करना किसी भी तरीके से। द चेंज ब्रॉट अबाउट इन बिहेवियर बाय साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ थेरेपी इन पर्सन इज़ अ गुड एग्जाम्पल फॉर कंट्रोल। तो ये था हमारा कंट्रोल। उसके बाद आ जाता है हमारा एप्लीकेशन। तो ये फाइनल गोल है। फाइनल गोल ऑफ द साइंटिफिक इंक्वायरी इज़ टू ब्रिंग आउट पॉजिटिव चेंजेस इन लाइव्स ऑफ पीपल। तो ये किस में हेल्प करता है, टू ब्रिंग द पॉजिटिव चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ पीपल।
साइकोलॉजिकल रिसर्च इज़ कंडक्टेड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन वेरियस सेटिंग्स। कई सारी ऐसी सेटिंग्स होती है जिनके द्वारा हम कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो है उनको हम सॉल्व करते हैं। Because of these efforts, the quality of life of people is a major concern of psychologists. For example, application of yoga and meditation help to reduce stress and increase efficiency. Scientific inquiry is also conducted to develop new theories or constructs which leads to the further research. तो यही था तो हमने अभी क्या पढ़े, 5 साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के गोल्स पढ़े। फर्स्ट इज़ डिस्क्रिप्शन, सेकंड इज़ प्रेडिक्शन, थर्ड इज़ एक्सप्लेनेशन, फोर्थ इज़ कंट्रोल एंड फिफ्थ इज़ एप्लीकेशन। ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च। तो कौन कौन से स्टेप्स जो है हम यूजुअली यूज़ करते हैं अपनी साइंटिफिक रिसर्च को तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो साइंस इज़ नॉट सो डिफाइंड बाय व्हाट इट इन्वेस्टिगेट्स एज बाय हाउ इट इन्वेस्टिगेट। तो साइंस ये नहीं बताता कि कैसे हम किसी चीज़ को हम हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पर ये कैसे डिफाइन हो सकता है कि कैसे कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ठीक है। द साइंटिफिक मेथड अटेम्प्ट्स टू स्टडी अ पर्टिकुलर इवेंट और फिनोमेनन इन एन ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक एंड टेस्टेबल मैनर। तो किसी भी स्टडी को करने के लिए जो साइंटिफिक मेथड्स जो ट्राई करते हैं वो कैसे ट्राई करते हैं कि ताकि वो किसी भी इवेंट या किसी भी फिनोमेनन को कैसे स्टडी कर पाए इन अ ऑब्जेक्टिव मैनर, सिस्टमैटिक मैनर एंड टेस्टेबल मैनर। इन तीन चीज़ों के रहते वो किसी भी स्टडी को मतलब किसी भी चीज़ को स्टडी करने में हेल्प करते हैं। अब जैसे ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिविटी रेफर्स टू द फैक्ट दैट इफ़ 2 or more persons independently study a particular event, both of them to a great extent should arrive at the same conclusion. For instance, if you and your friend measure the length of a table using the same measuring device, it is likely that both of you would arrive at the same conclusion about its length. तो ऑब्जेक्टिविटी क्या बताता है कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा जो पर्सन्स है दे स्टडी इंडिपेंडेंटली पर्टिकुलर इवेंट, या फिर कोई भी 2 पर्सन है जैसे हम मान लेते हैं एग्जांपल में, और वो 2 पर्सन किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो भी इंडिपेंडेंटली। तो दोनों का जो कंक्लूजन होगा वो सेम होगा, ठीक है, टू द ग्रेट एक्सटेंट। जैसे इधर एक एग्जांपल है, तुम्हारा फ्रेंड है, तुम लोग टेबल की लेंथ नाप रहे हो और सेम मेजरिंग डिवाइस यूज़ कर रहे हो। जैसे तुम दोनों के पास जो है वो 15 सेंटीमीटर का स्केल है, तुम दोनों उसी स्केल से जो है टेबल नाप रहे हो। तो इससे तुम्हारे क्या आएगा कंक्लूजन में, तुम दोनों की जो लेंथ होगी, टेबल की लेंथ जो निकलेगी वो तुम दोनों की सेम होगी, सेम कंक्लूजन निकलेगा। ये होता है ऑब्जेक्टिविटी का मतलब, ठीक है। द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक स्टडी मतलब सिस्टमैटिक प्रोसीजर, इट फॉलो सिस्टमैटिक प्रोसीजर और स्टेप्स इन्वेस्टिगेशन, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप। अब सिस्टमैटिक मतलब एक सिस्टमैटिक मैनर में जो है हम रिसर्च को कैरी करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो सिस्टमैटिक मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं और उस जो रिसर्च है हमारी होने वाली उसको सिस्टमैटिक बनाते हैं। तो वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, कलेक्शन ऑफ डेटा, ड्राइंग कंक्लूजन्स, रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन्स एंड थ्योरी। ये कुछ स्टेप्स हैं, अब इनको हम बारी बारी से समझते हैं। तो पहला आ गया हमारा कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। द प्रोसेस ऑफ रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च बिगिंस व्हेन अ रिसर्चर selects a theme or topic for study. Then she or he narrows down the focus and develops specific research questions or problems for the study. This is done on the basis of review of past research, observations and personal experiences. अब हमें किसी भी चीज़ की रिसर्च करने के लिए, अपनी रिसर्च शुरू करने के लिए, साइंटिफिक रिसर्च हमारे पास या किसी भी रिसर्चर के पास जो वो स्टडी कर रहा है उसको कोई थीम या फिर टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले कि वो अच्छा इस टॉपिक पे वो रिसर्च जो है वो करेगा। तो then he or she narrows down the focus and develops specific research questions or problems for the study. अब वो उसको जब ये पता चल जाएगा अच्छा उसको कोई टॉपिक चूज़ करना है तो वो किस पे फोकस करेगा, कई सारे ऐसे रिसर्च क्वेश्चंस है या प्रॉब्लम्स है जिसकी वो स्टडी कर सकता है, उस पे वो फोकस करेगा। दिस इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू ऑफ पास्ट रिसर्च, ऑब्जर्वेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अब उसको ये वो प्रॉब्लम्स है, कोई भी रिसर्च क्वेश्चंस है, वो उनको कैसे फोकस करेगा उन पे, वो पास्ट रिसर्च जो उस टॉपिक पे जितनी भी पास्ट रिसर्चेस हो चुकी है, रिपोर्ट बनती है, उनको पढ़ना, उनको समझना, ऑब्जर्व करना कि क्या है, और ख़ुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कि उसको किस में, मान लो किस में इंटरेस्टेड है वो, है ना। फॉर एग्जांपल अर्लियर यू रीड
that a researcher was interested in observing the study habits of students. For this purpose, he or she may identify different facets of study habits first and then decide whether she or he is interested in study habits shown in the class or at the home. अब जैसे पहले हमने पढ़ा था कि एक रिसर्चर है जो स्टडी हैबिट्स स्टूडेंट्स के उन पर रिसर्च कर रहा है, उस पर इंटरेस्टेड है, वो रिसर्च करना चाहता है। तो इसके लिए वो जो रिसर्चर है वो किस पे फोकस करेगा, डिफरेंट जो हैबिट्स होते हैं स्टडी हैबिट्स के उन पे फोकस करेगा। फिर वो ये डिसाइड करेगा कि वो इंटरेस्टेड है भी या नहीं, उस पर वो फोकस करेगा कि अच्छा ये टॉपिक अगर तुम्हें कोई मिला तो मुझ पर पहले देखोगे कि ये सही है क्या, डिफरेंट वेज है इसके और कौन कौन सी रिसर्चेज है पहले की, तुम्हें अपने हिसाब से जो ठीक लगेगा जिस पे तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है फिर तुम उस हिसाब से डिसाइड करोगे कि तुम्हें करना है या नहीं करना। ठीक है। इन साइकोलॉजी वी स्टडी अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। अब ऐसे कई सारी डाइवर्स रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स होती है बिहेवियर या एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो फेस करते हैं। दीज प्रॉब्लम्स में बी रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग आवर ओन बिहेवियर, हम खुद के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में हमें दिक्कत आती है। जैसे हाउ डू आई फील behave when I am in a state of joy or grief, how do we reflect on our own experiences and behavior, why do we forget। तो ऐसी कुछ चीज़ें जिस पे लोग इंटरेस्टेड होंगे रिसर्च करना। उसके बाद एक चीज़ आ जाती है अंडरस्टैंडिंग अदर इंडिविजुअल बिहेवियर। अब पहला अपना ओन बिहेवियर को समझना, दूसरा क्या आ गया, दूसरों के बिहेवियर को समझना कि वो किस बेसिस पे, किस सिचुएशन पे, किस तरह से जो है वो बिहेव कर रहा है उस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, इज Abhinav is more intelligent than Ankur? Why is someone always not able to complete his or her work on time? Can the habit of smoking be controlled? Why do some people suffering from chronic illness not take medicines? तो ऐसे कुछ बातें हो गई जो आ गया दूसरों के बिहेवियर कि जैसे एक बच्चा है वो दूसरे बच्चे से इंटेलिजेंट कैसे है, या कोई इंडिविजुअल है वो क्यों अपना काम टाइम पे नहीं कर पा रहा। तो हम दूसरों के बिहेवियर के बारे में समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ठीक है। थर्ड आ जाता है ग्रुप इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। किसी भी ग्रुप का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इंडिविजुअल बिहेवियर पे। जैसे तुम्हारा फ्रेंड्स का ग्रुप है तो तुम्हें अगर सारे के सारे बच्चे वैसे वाले मिले जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, काम पे अपना टाइम पे अपना काम ख़त्म नहीं करते, तो तुम पे असर पड़ेगा ना, तुम्हें अपना काम करना छोड़ते रहोगे धीरे धीरे। तो ग्रुप का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इंडिविजुअल पे। ठीक है। जैसे इधर दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, वाई डज रहीम स्पेंड मोर टाइम मीटिंग विद पीपल देन डूइंग हिज वर्क? Why does a cyclist perform better when cycling before a group of person than man cycling alone? ठीक है। तो ये कुछ ग्रुप की बातें आ जाती है। देन आ जाता है ग्रुप बिहेवियर, पूरे ग्रुप का आपस में कैसा बिहेवियर है सबका साथ में। Why does risk taking behavior increase when people are in a group? ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी हम बिहेवियर को स्टडी करने का हम सोचते हैं। जैसे वाई आर सम ऑर्गेनाइजेशन मोर सक्सेसफुल दैन अदर्स, हाउ कैन एन एम्प्लॉयर इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये कुछ लिस्ट थे जिससे हम समझ सकते हैं, ऐसे कई सारे फेसेट्स हैं। ठीक है। इफ़ यू आर इनक्विसिटिव यू कैन राइट डाउन अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विच यू मे लाइक टू प्रूव। ठीक है। अब जब प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन हो गई, after the identification of problem the researcher proceeds by developing a tentative answer of the problem which is called hypothesis। अब hypothesis एक तरह से तुम समझ लो ये प्रेडिक्शन है। जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, जैसे हमने ऊपर का देखा स्टडी हैबिट्स कि हम पढ़ना चाहते हैं कि जैसे दो बच्चे हैं हमारे पास, उन दोनों के जो स्टडी हैबिट्स है वो बहुत तरीके से वो दोनों डिफरेंट है। एक बच्चा है तो जो टाइम शेड्यूल फॉलो करता है, एक है जो नहीं करता, एक है जो अपने असाइनमेंट्स या कोई भी होमवर्क है वो टाइम पे कंप्लीट करके सबमिट करता है, दूसरा नहीं करता। तो हम वो स्टडी कर रहे हैं जैसे मान लेते हैं, तो इसमें हम हाइपोथेसिस क्या मानेंगे? हाइपोथेसिस मतलब प्रेडिक्शन एक तरह से कि जैसे हमने देख लिया कि एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा टाइम फ़ोन पे लगा रहता है, इस वजह से दूसरा बच्चा काम नहीं कर रहा है। तो ये हमने हाइपोथेसिस मांगा। फिर हम स्टडी करेंगे कितने आवर्स वो फ़ोन लेता है, एक बच्चा कितने आवर्स फ़ोन लेता है, दूसरा बच्चा कितने आवर्स लेता है। तो हमने एक हाइपोथेसिस निकाली कि जो चाइल्ड फ़ोन पे ज़्यादा टाइम लेता है फ़ोन, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा, उसके स्टडी हैबिट बहुत ही बेकार होंगे। तो ये हमने हाइपोथेसिस माना। फिर हम रिसर्च करते हैं और फिर हम अपने हाइपोथेसिस को ट्रू है या फॉल्स है वो हम पता लगाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ड ऑन द अर्लियर एविडेंस ऑफ और योर ऑब्जर्वेशन यू माइट डेवलप अ हाइपोथेसिस ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बाय चिल्ड्रन इन व्यूइंग वायलेंस on television, higher is the degree of aggression displayed by them. In your research you shall now try to prove whether the statement is true or false। तो ऐसे हम फिर उसको
प्रूव करने में लग जाते कि जो हमारी जो हाइपोथेसिस थी वो ट्रू थी या फॉल्स थी, ये आ जाता है हमारे हाइपोथेसिस में। देन आता है हमारा सेकेंड विच इज़ कलेक्टिंग डेटा। पहले जब हमने टॉपिक पता लगा लिया, ठीक है, हमने समझ लिया हमें क्या करना है, टॉपिक के साथ ही हम हाइपोथेसिस पता लगाते हैं कि क्या हाइपोथेसिस होगा हमारा। देन हमारा सेकेंड स्टेप आ जाता है कलेक्टिंग डेटा, हम डेटा कलेक्ट करेंगे। द सेकेंड स्टेप इन साइंटिफिक रिसर्च इज टू कलेक्ट डेटा। डेटा कलेक्शन रिक्वायर्स डेवलपिंग अ रिसर्च डिज़ाइन और अ ब्लूप्रिंट ऑफ द एंटायर स्टडी। तो कलेक्टिंग तो डेटा जो है हम कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्शन रिक्वायर्स डेवलपिंग अ रिसर्च डिज़ाइन और अ ब्लूप्रिंट ऑफ द एंटायर स्टडी। अब जो ये स्टडी है पूरी, मतलब हम डेटा जो कलेक्ट करते हैं उसका क्या रोल है, वो हमारी रिसर्च डिज़ाइन या ब्लूप्रिंट को और डेवलप करने में हेल्प करता है। मतलब जब हम कलेक्ट करते हैं डेटा, उससे फिर हमारी जो है रिसर्च वो आगे बढ़ती है एक तरह से। इट रिक्वायर्स टेकिंग डिसीजंस अबाउट द फॉलोइंग 4 एस्पेक्ट्स। पहला, पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, टूल्स टू बी यूज्ड इन रिसर्च, प्रोसीजर फॉर डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शन में भी ये 4 चीज़ें आ जाती है। डेटा कलेक्ट तो करेंगे हम, लेकिन उसके भी कुछ प्रोसीजर होते हैं डेटा कलेक्शन के। सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि डेटा क्या होगा हमारे में। पार्टिसिपेंट्स, जो भी पार्टिसिपेंट्स यूज़ होंगे हम उनको पहले लेंगे कि हम किस तरह के पार्टिसिपेंट्स को यूज़ करना चाहते हैं, ये पता लगाया हमने। फिर हम मेथड्स पता लगाएंगे किस तरह से हम जो डेटा है वो कलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम टूल्स देखेंगे कि कौन कौन से जो है रिसर्च में यूज़ हो सकते हैं। और फिर हम प्रोसीजर देखेंगे तो कि किस तरह से हम डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्टडी, द रिसर्चर हैज़ टू डिसाइड हु वुड बी द पार्टिसिपेंट, जो मैंने बताया। या हम पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्मेंट्स भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना इन्फॉर्मेंट्स। तो हम पहले डिसाइड करेंगे कि कौन हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे इन द स्टडी। पार्टिसिपेंट कोई भी हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकते हैं, एडोलेसेंट्स हो सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, टीचर्स, मैनेजर्स, क्लिनिकल पेशेंट्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, और किसी भी ग्रुप का कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपरली यूज़ हो सकता है वो पार्टिसिपेंट। अब जैसे कुछ बच्चे स्टडी कर रहे होंगे, जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन एडोलेसेंट्स, तो इसमें हमारे पार्टिसिपेंट्स कौन थे, एडोलेसेंट्स जो थे वो थे हमारे पार्टिसिपेंट। तो इस तरह से हम अपने पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। The second decision is to related to the use of methods of data collection such as observation method, experimental method, correlational method, case study। इसके बाद हम स्टडी डेटा कलेक्ट करने के हम मेथड सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने ऑब्जर्वेशन मेथड सेलेक्ट किया, ऑब्जर्वेशन मेथड में हम किसी को ऑब्जर्व करके उसका बिहेवियर हम पता लगा रहे हैं, इस तरह से हम उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में क्या जाता है, कोई हमने उनको क्वेश्चनियर दिया, समझ रहे हो ना, क्वेश्चनियर मतलब कुछ क्वेश्चन दिया उनको, उस हिसाब से तुम उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हो कि वो जिस हिसाब से आंसर्स देंगे तुमको, तुम उस हिसाब से अपना डेटा कलेक्ट करोगे, ठीक है। ऐसे ही केस स्टडी और कोरिलेशनल्स मेथड भी आ जाता है, वो तुम सेलेक्ट करोगे। सेकेंड डिसीजन होगा ये तुम्हारा, ठीक है, मेथड सेलेक्ट करने का। द रिसर्चर नीड्स टू डिसाइड अबाउट अप्रोप्रिएट टूल। अब अप्रोप्रिएट टूल क्या होगा, जैसे मैंने बताया इंटरव्यू शेड्यूल, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल या क्वेश्चनियर, जो भी चाहिए तुमको फॉर डेटा कलेक्शन। द रिसर्चर ऑल्सो डिसाइड्स अबाउट हाउ द टूल्स नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड टू कलेक्ट डेटा, इंडिविजुअल या फिर ग्रुप। और ये हमारा होता है कलेक्शन ऑफ डेटा का प्रोसीजर पूरा स्टेप्स के साथ। देन हमारा थर्ड आ गया ड्राइंग कंक्लूजन। अब जैसे हमने अपने जो डेटा था वो हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम एनालाइज करें अपने डेटा को। The next step is to analyze the data so collected through the use of statistical procedure to understand about the data mean, ठीक है। और दिस कैन बी अचीव थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। अब जब हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे फिर हम उसको एनालाइज करेंगे। जैसे हमने पहले मैंने एग्जांपल दिया था, अगर हम स्टडी करें इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन एडोलेसेंस, हमने उनको क्वेश्चनियर दिया कि कितने टाइम तुम यूज़ कर रहे हो, किस तरह से तुम यूज़ कर रहे हो, तुमको क्या लगता है कि क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। तो जिस हिसाब से उन्होंने आंसर दिया उस हिसाब से तुम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हो, उस को हम प्रेजेंट करते हैं। जैसे पाई चार्ट के फॉर्म में हो गया, बार डायग्राम के फॉर्म में हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो जब तुम स्टडी करोगे ना तो तुमको और अच्छे से क्लियर होगी ये चीज़ें, ठीक है। एंड बाय द यूज़ ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स, द पर्पस ऑफ एनालिसिस इज टू वेरीफाई अ हाइपोथेसिस एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स। ये एनालिसिस किस में हेल्प करता है, हमको कंक्लूजन्स पता लगाने में हेल्प करता है। रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन्स, the researcher may have begun the study with a hypothesis that there exists a relationship between viewing violence on television and aggression among children. She or he has to see whether the conclusions support this
hypothesis. If they do, the existing hypothesis theory is confirmed. If not, he or she will revise or state an alternative hypothesis theory and again test it based on new data. अब जैसे मैंने बोला था रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन में क्या होता है, हमने जैसे पहले एक हाइपोथेसिस लिया था, फिर हम इसमें ये देखते हैं कि जो हाइपोथेसिस है वो कंफर्म हो रही है या नहीं हो रही. अगर एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस अगर कंफर्म हो गई तो ठीक है, और अगर नहीं होती है तो हमें एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेलेक्ट करना होता है या थ्योरी लेनी होती है, और उसके बाद हमें फिर से वो टेस्ट करना होता है और हमें न्यू डेटा लेना होता है. फिर उसके बाद हमें कंक्लूजन लेना होता है, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं, कंटिन्यू हो जाता है. ठीक है, तो ऐसे होता है हमारा रिसर्च स्टडी. उसके बाद अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ऑल्टरनेटिव पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च. तो यहाँ क्या लिखा है, साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट ह्यूमन बिहेवियर कैन एंड शुड बी स्टडीड फॉलोइंग द मेथड्स adopted by science like physics, chemistry and biology. The key assumption of this view is that human behavior is predictable, caused by internal and external forces and can be observed, measured and controlled. तो साइकोलॉजिस्ट क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो जितने भी हमने मेथड्स अडॉप्ट किए हैं साइंस से, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से हमने जितने भी मेथड्स अडॉप्ट किए हैं, हमें उनके मदद से उनको फॉलो करके हमें किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए, ऐसा साइकोलॉजिस्ट कहते हैं. तो द की assumption ऑफ दिस व्यू इज दैट ह्यूमन बिहेवियर इज प्रेडिक्टेबल, कॉज्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज एंड कैन बी ऑब्जर्व, मेजर्ड एंड कंट्रोल. तो इधर की assumption जो है वो क्या है, वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो प्रेडिक्टेबल होता है, और जो हमारा जो बिहेवियर है वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फोर्सेस के मदद से होता है. ठीक है, हम किसी के भी बिहेवियर को हम देख सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं कि किस तरह से कितना वो ऐसा बिहेव कर रहा है. जैसे कोई गुस्सा है, हम बता रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं कितना गुस्सा है, कम गुस्सा है, ज़्यादा गुस्सा है, और हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू अचीव दीज गोल्स द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी फॉर लार्जर पार्ट ऑफ द 20th century रेस्ट्रिक्टेड इटसेल्फ टू द स्टडी ऑफ आवर बिहेवियर. तो क्या किया 20th century में, इसको हमने ओवर्ट बिहेवियर की स्टडी को हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया. दैट इज़ द बिहेवियर दैट कुड बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड. वो बिहेवियर जो हम मेजर कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया ताकि हम इन गोल्स को अचीव कर पाए. इट डिड नॉट फोकस ऑन पर्सनल फीलिंग्स, एक्सपीरियंस एंड मीनिंग्स एक्सेट्रा. अ डिफरेंट मेथड नोन एज इंटरप्रेटिव हैज़ एमर्ज्ड. उसके बाद इंटरप्रेटिव एक मेथड है, वो उसका एमर्जेंस हुआ. इट एम्फेसाइजेज अंडरस्टैंडिंग ओवर एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन. It takes the stand that in view of complex and variable nature of human behavior and experience, its methods of investigation should be different from the method of investigation of the physical world. ठीक है, ये याद रख लेना, ये वर्ड इंटरप्रेटिव. This viewpoint emphasizes the importance of how human beings give meaning to events and actions, interpret them as they occur in the particular context. तो ये जो व्यू पॉइंट था, इसने किसको इंपॉर्टेंस दी कि कैसे जो इंडिविजुअल है वो किसी भी इवेंट को किस तरह से मीनिंग दे रहा है. ठीक है, एक्शंस को, और कैसे वो इंटरप्रेट कर रहा है. ठीक है, लेट अस टेक द एक्सपीरियंसेस दैट मे अकर इन सम यूनिक कॉन्टेक्स्ट सच एज person experiencing suffering due to external forces, for example people affected by tsunami or earthquake or cyclone, और internal factors जैसे prolonged illness. ठीक है, तो अब जैसे हम कैसे समझे हम इनको, जैसे एक पर्सन एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से. एक्सटर्नल फैक्टर्स में इधर हमको क्या बताया गया है, सुनामी, अर्थक्वेक या फिर साइक्लोन, या फिर कोई इंटरनल फैक्टर जैसे वो किसी प्रोलॉन्ग्ड इलनेस से दुखी हो रहा हो. ठीक है, तो इन सच टाइप्स ऑफ सिचुएशन ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट इज़ नीदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल. तो ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट इन सिचुएशंस में पॉसिबल नहीं होती. ठीक है, एवरीवन इंटरप्रेट्स रियलिटी इन हिज और हर ओन वे बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड कॉन्टेक्स्ट. हर कोई क्या करता है, इस चीज़ को इंटरप्रेट करता है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस. Therefore we need to understand the सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द रियलिटी. जिस वजह से हमें रियलिटी की जो है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. द गोल हेयर इज़ टू एक्सप्लोर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर विदाउट अटैम्प्टिंग टू डिस्टर्ब इट्स नेचुरल फ्लो. अब इसका गोल क्या है, कई सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के और उसके बिहेवियर को, उनको स्टडी करना किसी भी नेचुरल फ्लो को बिना डिस्टर्ब किए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन एक्सप्लोरर does not know what he or she is looking for, how to look for it and what to expect. Rather, he or she tries to map on uncharted wilderness with little or no prior knowledge of the area, and his or her main task is to record detailed description of what is found in a particular context. ठीक है, तो
both scientific and interpretive traditions are concerned with studying behavior and experiences of other. जो scientific और interpretive traditions है, उन दोनों का क्या फोकस है, उन दोनों में क्या ये चिंता रहती है कि किसी के भी बिहेवियर को स्टडी करना और बिहेवियर या फिर एक्सपीरियंस को स्टडी करना किसके, दूसरों के. वॉट अबाउट आर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर. अब जब हम दूसरों की उसमें हम स्टडी कर रहे हैं तो अपने का क्या, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर का क्या, अपने खुद का. एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, यू मे आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन, वाई एम आई फीलिंग सैड. Many times you take a pledge that you will control your diet or devote more time to studies, but when it actually comes to eating or studying, you forget this. है ना, हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल करेंगे अपने आप को, हम अच्छे से स्टडीज़ को देंगे, टाइम देंगे, या हम डाइट फॉलो करेंगे, पर जब हमारे सामने एक्चुअली में खाने का समय आ जाता है, पढ़ने का समय आ जाता है, हम ये सब क्यों भूल जाते हैं. यू माइट बी वंडरिंग वाई वन डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर वंस बिहेवियर. क्यों किसी का खुद के बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं रहता. शुड साइकोलॉजी नॉट हेल्प यू इन एनालाइजिंग योर ओन एक्सपीरियंसेस, थॉट प्रोसेसेस एंड बिहेवियर. इट सर्टेनली शुड. The psychological inquiry does aim at understanding the self by reflecting on one's own experiences and insight. तो साइकोलॉजी इंक्वायरी एम कर रही है कि हम अपने को हम समझ सके, ठीक है, बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस ओन एक्सपीरियंसेस एंड इंसाइट्स. तो इसके साथ हमने अपने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर 2 के. हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा के साथ, ये टॉपिक, और हम उसके बाद कवर करेंगे सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी. तो तब तक पढ़ते रहिए. बाय बाय.